देखिए बेटा, हमारा चैप्टर चल रहा है यहाँ पे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एलपीजी के नाम से, ठीक है। इसके अंदर अभी तक हमने कवर अप क्या करा, सबसे पहली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि सर एक्चुअल में एलपीजी को लाने की रिक्वायरमेंट क्या पड़ी। तो हमने ये पढ़ा कि सर इंडिया के अंदर ना कुछ कमियां थी। उस कमी के अंदर सबसे बड़ा पार्ट क्या था कि इंडिया ने बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, लाइसेंसिंग सिस्टम था, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे क्या था, लगातार गवर्नमेंट के खर्चे तो बढ़ रहे थे लेकिन उसकी इनकम क्या थी, काफी कम थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के पास क्या हो रहा था, फिस्कल डेफिसिट हो रहा था। लगातार वो किस में जा रही थी, लॉस में जा रही थी। उसका बेसिक रीजन ये था कि गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा थे लेकिन उसकी रेवेन्यू क्या थी बेटा, बहुत कम थी। जब ये कंडीशंस गवर्नमेंट के सामने आई तो गवर्नमेंट को ये लगा कि हमें क्या करना पड़ेगा, अब लोन लेना पड़ेगा, किससे, वर्ल्ड बैंक से। तो उन्होंने वर्ल्ड बैंक से लोन के लिए क्या करी, रिक्वेस्ट करी। तो उन्होंने 7 बिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया, तो लेकिन उसके लिए उन्होंने क्या कंडीशंस रख दी, एलपीजी की कंडीशंस रख दी, ठीक है। एलपीजी के अंदर हमने पढ़ा सबसे पहले लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में हमने पढ़ा था कि जो सारी रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, चाहे वो हमारा लाइसेंसिंग सिस्टम हो, चाहे हमने कोई कोटा बैरियर लगा रखा हो, किसी भी तरीके का टैक्स बैरियर लगा रखा हो, वो सारे बैरियर्स क्या कर दिए हमने, वहां पे रिमूव कर दिए। ये था हमारा शॉर्ट में लिबरलाइजेशन। सेकंड आया सर हमारा प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब था बेटा, वो सारे पब्लिक इंडस्ट्रीज या कोई पब्लिक सेक्टर जो कि लगातार लॉस में जा रहा था या ढंग से काम नहीं कर रहा था, उसको हमने क्या कर दिया, प्राइवेट सेक्टर के पास बेच दिया। और उस प्राइवेट सेक्टर के बेचने की भी कंडीशंस थी, एक बार चलो, ठीक है। तो बेटा उसके अंदर हमने क्या करा, बेसिकली जब प्राइवेटाइजेशन की बात आई तो वो सारी गवर्नमेंट यूनिट्स या पब्लिक सेक्टर जो लगातार लॉस मेकिंग थे या फिर लगातार अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, हमने उनको क्या करा, पूरे तरीके से या पार्शली क्या कर दिया, सोल्ड आउट कर दिया। किसको, प्राइवेट सेक्टर को। प्राइवेट सेक्टर को सोल्ड करने के बाद अगली बारी आई सर हमारी ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन का मतलब मैंने बताया था बेटा, इंटीग्रेटिंग वर्ल्ड इकोनॉमी विद द डोमेस्टिक इकोनॉमी, यानी पूरी दुनिया को इंडिया के साथ जोड़ना। वो क्या कहलाता है सर, हमारा यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। ग्लोबलाइजेशन के जो बेनिफिट थे वो कस्टमर को सबसे ज्यादा मिले कि आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। मार्केट के अंदर क्या है बेटा, काफी सारा कंपटीशन देखने को मिला, जिससे कि ऑल ओवर क्या हुई, इंडिया के अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी की भी ग्रोथ देखने को मिली। फिर हमने पढ़ा था सर आउटसोर्सिंग किसे कहा जाता है। तो आउटसोर्सिंग का मतलब बेटा मैंने आपको बताया था, जो लोग बाहर के हैं, यानी बाहर की जो कंट्रीज हैं, वो इंडिया में आके इंडिया के जो लेबर कह लो या फिर इंडिया के जो स्किल पर्सन है, उनको कम रेट के अंदर क्या करती है, अपने यहाँ पे काम कराती है, अपनी कंपनीज में काम कराती है। वो क्या कहलाता है, आउटसोर्सिंग। और आउटसोर्सिंग क्या है बेटा, इंडिया जो है एक फेवरेट डेस्टिनेशन है किसके लिए, आउटसोर्सिंग के लिए। अब ये सब कुछ पढ़ने के बाद देखो सीधी सी बात है, इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में ऐसा ही होता है, कोई चीज आती है तो हर कोई उसके फेवर में नहीं होता, हर कोई उसके अगेंस्ट में नहीं होता। तो आज की जो क्लास रहने वाली है वो ये रहने वाली है कि सर कौन कौन उसके अगेंस्ट में था और कौन कौन उसके क्या था, फेवर में था। तो अभी हमारा आज का जो टॉपिक है बेटा वो क्या है कि आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स। एलपीजी रिफॉर्म्स के आर्ग्यूमेंट्स फेवर में क्या क्या थे। तो देखिए बेटा यहाँ पे फेवर में क्या था, कहते थे ग्रोथ ऑफ जीडीपी इंक्रीज फ्रॉम 5.6% ड्यूरिंग 1980 टू 1991 टू 8.2% ड्यूरिंग द 2007 एंड 12। यानी सर जब हमारी जो ग्रोथ रेट थी जीडीपी की वो सिर्फ 5.2% थी, जो कि बढ़ के कितनी हो गई थी सर, 8.2% जब हमारे यहाँ पे क्या आई, इकोनॉमिक पॉलिसी आई। कहते हैं ड्यूरिंग द रिफॉर्म पीरियड द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर हैज डिक्लाइंड व्हाइल द इंडस्ट्रियल सेक्टर रिपोर्टेड फ्लक्चुएशन, द ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर हैज गॉन अप। दिस इंडिकेट दैट दिस ग्रोथ इज मेनली ड्राइवन बाय द ग्रोथ इन द सर्विस सेक्टर। देखो बेटा आज प्रेजेंट में जो इंडिया पूरा चल रहा है ना, या वर्ल्ड पूरा चल रहा है, आप चीजें बनाने से ज्यादा किसके ऊपर काम करते हो, सर्विस सेक्टर पे। एक एग्जांपल देता हूं, आप मार्केट में गए, आपने एक गाड़ी बाय करी, आपने 20 लाख की खरीदी, 30 लाख की खरीदी, 50 लाख की खरीदी। बेटा उसमें जो कंपनी कमाएगी ना, वो उसका क्या है, एक बार का इन्वेस्टमेंट है, एक बार की इनकम है। लेकिन उससे ज्यादा जो कंपनी कमाती है, किसमें कमाती है बेटा, सर्विस में कमाती है। क्योंकि सर्विस क्या हो गया, आपका रिकरिंग एक्सपेंस हो गया, हर साल करोगे आप वहां पे जाके। और आपको पता है ये ऐसे नहीं चल रहे, ठीक है, ये गाड़ियां बेच बेच के काम नहीं चलता, काम किससे चलता है, आपका सर्विस से चलता है। गवर्नमेंट या जो कंपनी है, कंपनी रूल क्या निकालती है, भाई आपने गाड़ी ली, एयर कंडीशन लिया, कुछ भी लिया, कंपनी क्या कहती है, अगर आपको वारंटी लेनी है तो आपको एटलीस्ट 5 साल गाड़ी की सर्विस कंपनी से करानी पड़ेगी। बांध दिया ना उसने आपको, और आपको पता है उससे बेटर सर्विस बाहर हो सकती है, लेकिन आपकी मजबूरी क्या है, आपको वहीं जाके करवानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी वारंटी क्या हो जाएगी, वहां पे वेव ऑफ हो जाएगी। तो कहने का मतलब है बेटा, सर्विस सेक्टर ना सबसे मेन सेक्टर था। तो जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई ना, तो सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने में किसको मिली बेटा, सर्विस सेक्टर को। लेकिन हाँ, उसके अंदर दिक्कत यह आई कि एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया। सिर्फ किस पे ध्यान दिया गया, इंडस्ट्रीज के ऊपर दिया गया और सर्विस सेक्टर के ऊपर दिया गया। The foreign investment, which include foreign direct investment and foreign institutional investment, has increased from about $100 million in 1991 to $36 billion। मिलियन से किस में कन्वर्ट हो गई बेटा, ये बिलियंस के अंदर कन्वर्ट हो गई, यानी बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला। There has been increase in the foreign exchange reserve, जो कि 6 बिलियन था 1991 में, वो बन के कितना हो गया बेटा, 321 मिलियन हो गया था।
इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर इन द वर्ल्ड। आज की डेट में इंडिया क्या बन गया था उस टाइम पे? वन ऑफ द लार्जेस्ट। और एक टाइम पे कंडीशन क्या चल रही थी? इसी चैप्टर में पढ़ा, कर्जे में थे, ब्याज देने का भी पैसा नहीं था हमारे पास, ठीक है ना। तो ये कंडीशन कब चेंज हुई? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद चेंज हुई इंडिया की, ठीक है। फिर कहता है इंडिया इज सीन अ सक्सेसफुल एक्सपोर्टर ऑफ ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, आईटी सॉफ्टवेयर एंड टेक्सटाइल इन द रिफॉर्म पीरियड। देखो बेटा, आज जो सबसे बड़ी कंपनी है ना, जो सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को मैन्युफैक्चर करती है, वो मारुति सुजुकी ही है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या करती है बेटा? वो गाड़ियां मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी, और बेचने वाली भी वही है, देखोगे तो। भाई नंबर वन पे कौन सी रहती है? मारुति सुजुकी रहती है ना। बेसिकली क्या है बेटा, रहने के रीजंस क्या है? यहाँ पे ना कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मारुति की शोरूम गाड़ी लेने जाओ, वहां पे हर कैटेगरी का शोरूम में बंदा मिलेगा। जिसको 5 लाख की गाड़ी चाहिए वो भी मिलेगा, 25 लाख वाली गाड़ी चाहिए वो भी मिलेगा। उन्होंने कंज्यूमर के हिसाब से क्या कर रखा है बेटा? हर एक यूनिट बना के तैयार कर रखी है। आपको 5 लाख की चाहिए तब भी मारुति प्रोवाइड करा देगी, और अगर आपको किसकी चाहिए भैया, 25 लाख की चाहिए, तब भी मारुति प्रोवाइड कराएगी। लेकिन अब वहां पे क्या होता है बेटा? फिर कटौती भी होती है, ठीक है ना। आपको पता है मारुति फेमस किसके लिए है? माइलेज के लिए। बदनाम किसके लिए? सेफ्टी के लिए, ठीक है ना। बेसिकली टीन का डब्बा बोला जाता है। कई जने कहते हैं टीन का डब्बा ही लेके चल रहे हो, रीजन सेफ्टी नॉर्म्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ठीक है। 5 स्टार वगैरह सब कैटेगरी अलग है। अब आ जाओ दूसरी गाड़ियों पे, उसके अंदर आ जाते हैं बेटा स्कोडा, ठीक है। सुनते ही अच्छा लगता है, लेते नहीं बस हम। क्यों सर? माइलेज का इशू आ जाता है, लेकिन उसके अंदर सेफ्टी क्या मिलेगी आपको? टॉप नॉच मिलेगी, ठीक है। लेकिन अब देखो, क्या स्कोडा इतने सारे वेरिएंट लेके बैठा है? क्या होंडा बहुत सारे वेरिएंट लेके बैठा है? भाई 2-3 गाड़ियां होती है होंडा में। आज कौन सी चल रही है? अमेज मारो। उसके बाद आ जाओ आप अपना सिटी के ऊपर, सिटी के बाद आ जाओ एलिवेट के। 3 गाड़ियां चला रहा है वो। सिविक बंद हो चुकी है, अकॉर्ड आने वाली है। 3 से ऊपर प्रोडक्ट ही नहीं है उसके पास, ठीक है। क्यों चलेंगे फिर मार्केट के अंदर? अब समझने वाली बात यह है कि सर जब हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पे हमने देखा कि ऑटो पार्ट का जो हम सबसे बड़ा क्या थे बेटा? सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन चुके थे। यानी बहुत बड़ी मात्रा में हम यहाँ से क्या कर रहे थे? बाहर की कंट्रीज में ऑटो पार्ट्स को एक्सपोर्ट करते थे। राइजिंग प्राइस हैव बीन केप्ट अंडर अ कंट्रोल। और जो लगातार इन्फ्लेशन आ रहा था, उसको भी क्या कर लिया था बेटा? हमने इस टाइम के पीरियड के अंदर कंट्रोल कर लिया था काफी हद तक। कहते हैं ड्यूरिंग द एलपीजी रिफॉर्म्स पीरियड इन इंडिया विच सेक्टर एक्सपीरियंस द हाईएस्ट ग्रोथ। सबसे ज्यादा किसमें आई थी सर? सर्विस में। व्हाट वाज द इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट? कितना हुआ था बेटा? कितना हुआ था? क्या? 3 डी होगा ना, 321। व्हाट डज इंडिया स्टेटस एज वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी हो गई उससे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर डिड नॉट एक्सपीरियंस सक्सेस एज एन एक्सपोर्टर ड्यूरिंग द एलपीजी? किसको? एग्रीकल्चर सेक्टर को बेनिफिट नहीं मिला। व्हाट पॉजिटिव इंपैक्ट डिड एलपीजी रिफॉर्म्स ऑन एन इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन क्या हो गया था सर? ठीक है, लगातार कम हो रहा था। अब आते हैं सर इसके अगेंस्ट में क्या क्या है। देखो, देखिए बेटा, अब यहाँ पे अगेंस्ट की बात करें तो सर आया यहाँ पे ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट। लगातार अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या होता चला गया सर? उस टाइम पे बढ़ता चला गया। क्यों? Though the GDP growth has rate increased in the reform period, such growth failed to generate sufficient employment opportunities in the country. देखो बेटा, इकोनॉमी में ना 2 तरीके की ग्रोथ होती है जीडीपी की। एक होती है बेटा जॉब के साथ ग्रोथ, और एक होती है जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है कि सर हमारे देश में जीडीपी, जीडीपी का मतलब सर चीजों का प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, लेकिन वो बढ़ किसकी वजह से रहा है? ड्यू टू टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है। यानी सर अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आ रही है जिससे प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन इंप्लॉयमेंट बढ़ रहा है सर? नहीं बढ़ रहा। तो इसे बोलते हैं हम जॉबलेस ग्रोथ। तो इंडिया की सिचुएशन बेटा सेम चल रही थी कि इंडिया जीडीपी तो बढ़ा रहा था अपना, लेकिन लगातार इसको क्या देखने को मिल रही थी बेटा? ग्रोथ जो हो रही थी वो जॉबलेस ग्रोथ हो रही थी। नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, दूसरा प्रॉब्लम क्या है सर? एग्रीकल्चर को क्या कर दिया गया? पूरे तरीके से इग्नोर मार दिया गया। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हैज नेग्लेक्टेड द एग्रीकल्चर सेक्टर कंपेयर्ड द इंडस्ट्री, ट्रेड एंड सर्विस सेक्टर। इसके बाद आता है बेटा रिडक्शन ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट। सरकारी सेक्टर ना बेटा बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी नहीं कर रहा था। मतलब public investment in agriculture sector, especially infrastructure which include irrigation, power, road, market linkages and research and extension, which played a crucial role in the green revolution, has been reduced in the reform period. देखो बेटा, हुआ पता है क्या? बेसिकली आप शॉर्ट में इसको ऐसे समझो स्टोरी को। एक टाइम पे जब हमारा देश आजाद हुआ ना, तो हमने किताबों में ही पढ़ा अपनी कि सर एग्रीकल्चर के अलावा हमारे पास कोई भी दूसरा जरिया ही नहीं था कामकाज करने का। तो हमारे देश की 70 से 80% लोग कहाँ पे लगे हुए थे सर? एग्रीकल्चर में। अब गवर्नमेंट को दिख रहा था सर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। समझना बात को। तो गवर्नमेंट भी अपना सारा पैसा कहाँ पे लगा रही थी? एग्रीकल्चर में लगा रही थी। अब सर इकोनॉमी में क्या आ गई? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई। अब गवर्नमेंट को ग्रोथ किस में दिखने लग गई सर? इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर में। तो गवर्नमेंट ने क्या करा?
पैसा कहां पे डाइवर्ट कर दिया अपना, सर्विस और इंडस्ट्री सेक्टर में। एग्रीकल्चर को क्या कर दिया बेटा, पूरे तरीके से वहां पे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी जिसकी वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर नीचे चला गया। फिर आया बेटा रिमूवल ऑफ सब्सिडी। हमने सब्सिडी बहुत सारी जगह पे पढ़ी। गवर्नमेंट ने किसके लिए दी बेटा, फर्टिलाइजर्स के लिए दी। गवर्नमेंट ने ग्रीन रेवोल्यूशन में जो HYV सीड्स थे उसके लिए दी। लेकिन जब गवर्नमेंट को इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर में ग्रोथ मिली ना, तो ये सारी सब्सिडी गवर्नमेंट ने क्या कर ली बेटा, हटा ली अपनी। रिमूवल ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच एडवर्सली अफेक्टेड द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। फर्टिलाइजर महंगे हो गए जिससे कि छोटे फार्मर को ऊपर नुकसान आया। लिबरलाइजेशन एंड रिडक्शन इन द इंपोर्ट ड्यूटीज। देखो सीधी सी बात है, इंपोर्ट ड्यूटी हमने कम कर दी, उससे हुआ क्या होगा। अब ध्यान से सुनना, जो हमने पहले पढ़ा और इसको आज कंपेयर करो। सर हमने पहले पढ़ा कि जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी ना, उसको खतरा था किससे, बाहर वाली कंपनियों से। तो गवर्नमेंट ने टैक्स को क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था। बढ़ाने से क्या हो गया कि फॉरेन गुड्स महंगा हो गया, इंडिया में उसको लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। और कौन से गुड्स खरीदने चालू कर दिए, डोमेस्टिक वाले। लेकिन जब लिबरलाइजेशन आया तो लिबरलाइजेशन की वजह से उसको क्या कर दिया, जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई थी उसको क्या कर दिया, अब कम करने से क्या हो गया सर, बाहर के प्रोडक्ट सस्ते हो गए, इंडिया में प्रोडक्ट्स ज्यादा आ गए। तो डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड क्या हो गई सर, कम हो गई। और क्या बढ़ गए हमारे यहाँ पे, फॉरेन गुड्स की डिमांड बढ़ गई। तो देखो लिंक है सारा का सारा, जो आप पहले पढ़ के आए और अब पढ़ रहे हो, तो पढ़ोगे स्टोरी की तरह तो याद भी रहेगा। दिस सेक्टर हैज बीन एक्सपीरियंसिंग अ number of policy changes such as reduction in import duties on agriculture products, removal of minimum support price, lifting of a quantitative restriction on agriculture products. All these policy adversely affect the Indian farmer as they now have been to face increased international competition. यहाँ पे एक टर्म आया बेटा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसे हम बोलते हैं एमएसपी। एमएसपी बेसिकली होती क्या है, जिसपे हमारे यहाँ पे दंगे चल रहे थे किसानों के, आंदोलन चला था ना, है ना, वो एमएसपी ही था। एमएसपी क्या होता है बेटा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप एक काम करो, जितना प्रोडक्शन करना है आप उतना प्रोडक्शन करो, मार्केट में बेचो। अब पहले क्या होता था बेटा, किसान ना प्रोडक्शन करने से डरता था, उसको लगता था मैंने अगर ज्यादा प्रोड्यूस कर लिया और मैं मार्केट में नहीं बेच पाया तो मैं क्या चला जाऊंगा भाई, कर्जे में चला जाऊंगा या नुकसान में। तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली जिसका नाम क्या था बेटा, एमएसपी पॉलिसी। उसमें गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आप एक काम करो, जितना आपको प्रोडक्शन करना है आप उतना प्रोडक्शन करो, लेकिन आप एक काम करना, उसके अंदर पहले आप मार्केट में बेच लेना। मार्केट में बेचने के बाद जो आपके पास एक्स्ट्रा बच जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एक मिनिमम प्राइस पे वो सारा स्टॉक कौन खरीद लेगी आपसे, गवर्नमेंट खरीद लेगी। किसके लिए खरीदेगी सर, वो पीडीएस सिस्टम। पीडीएस सिस्टम क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि राशन की दुकानें। तो उन्होंने कहा हम आपसे सारा स्टॉक खरीद लेंगे, तो आप टेंशन मत लो, अगर ज्यादा प्रोडक्शन भी हो गया तो कॉन्फिडेंस आया किसके अंदर बेटा, किसानों के अंदर। उन्होंने प्रोडक्शन क्या कर दिया, बढ़ा दिया अपना, ठीक है। शिफ्ट टूवर्ड्स कैश क्रॉप ड्यू टू द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी स्ट्रेटेजीज इन एग्रीकल्चर, द production shifted from food grains to the cash crop for the export market. It led to a rise in the price of a food grains. देखो बेटा ध्यान से सुनना, पहले चैप्टर में ना हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या थी, ब्रिटिशर्स ने इंडिया के फार्मर्स को कन्वर्ट किया था कहां से, फूड क्रॉप से कैश क्रॉप की तरफ। क्योंकि क्या उगाते थे, इंडिगो, सबसे ज्यादा बेनिफिट उसमें मिलता था। तो उन्होंने मजबूर कर दिया हमारे यहाँ के किसानों को कि आप इंडिगो उगाओ, क्योंकि उनको बेनिफिट उसमें ज्यादा मिल रहा था। सेम चीज हमारी गवर्नमेंट ने भी करी, कब, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद। जब उन्हें दिखा कि यार वो चीजें जो हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें हमें फायदा मिल रहा है, तो उन्होंने कहा भैया कैश क्रॉप कम बनाओ, यानी फूड क्रॉप कम बनाओ, आप कौन सा क्रॉप बनाओ ज्यादा से ज्यादा जो हम बाहर एक्सपोर्ट कर सके। तो उसके प्रोडक्शन को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया बेटा, बढ़ा दिया। अब सीधी सी बात हो गई, जब आप फूड क्रॉप नहीं बनाओगे अपने यहाँ पे, यानी अनाज की शॉर्टेज हो जाएगी, अनाज की शॉर्टेज होगी तो प्राइसेस क्या हो जाएंगे सर, उसके बढ़ जाएंगे। तो इंडिया के अंदर अनाज और खाने पीने की चीजों के प्राइसेस क्या होगा बेटा, सडनली राइज होने स्टार्ट हो गए, ठीक है। कहते हैं व्हाट हैज बीन सिग्निफिकेंट कंसर्न रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट डिस्पाइट द इंक्रीज इन जीडीपी ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द एलपीजी, बताइए क्या, बी, ड्यूरिंग द एलपीजी रिफॉर्म्स पीरियड विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी फेस, एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें नेग्लेक्ट कर दिया गया। हाउ डिड रिडक्शन ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट अफेक्ट द एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग द रिफॉर्म, हिंडर एग्रीकल्चर ग्रोथ। What adverse consequence did the removal of fertilizer subsidy, क्या इफेक्ट पड़ा बेटा उसका, इंक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट, सर प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या हो गई, बढ़ गई। अगला, विच पॉलिसी चेंज नेगेटिवली इंपैक्टेड द इंडियन फार्मर्स ड्यूरिंग द रिफॉर्म पीरियड इन टर्म्स ऑफ फेसिंग इंक्रीज इंटरनेशनल कंपटीशन, पढ़िए। रिडक्शन इन द इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटीज क्या कर दी थी सर, काफी ज्यादा कम कर दी थी, ठीक है। यहाँ पे लिखा है बेटा मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन इन इंडिया डीमोनेटाइजेशन, ठीक है। डीमोनेटाइजेशन किसे कहा जाता है, डीमोनेटाइजेशन सबको पता था बेटा, नोटबंदी।
ठीक है, जैसे कि अब सुनने में आ रहा है 500 के नोट भी क्या है, कभी भी विलुप्त हो सकते हैं, गायब हो सकते हैं, ठीक है ना। तुम्हारे नहीं हो रहे, टेंशन ना लो, इधर देखो, यहाँ पे लिखा है बेटा, व्हेन अ करेंसी इज स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स लीगल स्टेटस एंड रिप्लेस विद अ न्यू करेंसी, इट इज नोन एज अ डीमोनेटाइजेशन। जब आप पुरानी करेंसी को बदल के उसकी जगह नई करेंसी ले आते हो तो उसको टर्म को क्या बोला जाता है बेटा, डीमोनेटाइजेशन बोला जाता है। इट इज आल्सो इंटरप्रिटेटेड एज अ शिफ्ट ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इंडिकेटिंग दैट टैक्स इवेजन विल नो लॉन्गर बी टॉलरेटेड और एक्सेप्टेड। बेसिकली यहाँ गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों करा, हम सबको पता है, ब्लैक मनी को दूर करने के लिए। देखो मैं आपको ना कुछ चीजें समझाता हूँ, प्रैक्टिकली समझना इन चीजों को, हुआ क्या क्या था। मैंने शायद 11th में कभी बात हुई हो तो डिस्कस किया हो। देखो ये तारीख दे रखी है 8 नवंबर 2016, शुक्रवार का दिन था। मैं नीचे वाले रूम में ही क्लास ले रहा था, जब ऊपर से घर वाले उतर के आए, भाई नोट बंद हो गए। ठीक है, थे नहीं इतने सारे, फिर भी टेंशन ले ली। मैं कहा चलो हो गए तो मेरे को क्या, मुझे बैच लेने दो तुम। ठीक है, पता था भाई है ही कितने, कर लेंगे अरेंज कहीं ना कहीं। अब सुनो बेटा आगे की कहानी। अब प्रॉब्लम पता है क्या थी उस टाइम पे, ये किया क्यों गया। गवर्नमेंट ने ना बड़ी सोची समझी प्लानिंग के साथ करते हैं भाई। शुक्रवार की रात को होने का रीजन ये था, सैटरडे संडे क्लोजिंग थी बैंक्स की, आप बैंक नहीं जा सकते थे तो कुछ कर ही नहीं सकते थे। यानी जो बड़े बड़े जिनकी पहुंच थी या पावर थी वो कुछ तो कर सकते थे ना जाके, वो बंदी कर दिया उन्होंने। अब उसके बाद मेन रीजन क्या था बेटा, बहुत सारी ब्लैक मनी ना, गवर्नमेंट को कहीं से न्यूज आई थी कि लाखों करोड़ रुपया जो है पाकिस्तान के अंदर छपा हुआ रखा है 2000 के नोट के रूप में, 2000 कह रहा हूँ, 1000 के नोट के रूप में, है ना। अब उससे होता क्या आप सबको पता है भाई, अंदर खाते हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज ही होती हैं, वेपन्स आते हैं, ये होता है। गवर्नमेंट ने क्या करा, पूरी प्लानिंग के साथ उस नोट को बंद कर दिया। आप ये कहोगे देखो आज की डेट में दोबारा से टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं ना, अभी हुआ रिसेंट के अंदर, बीच में 5 7 10 साल बिल्कुल शांति क्यों हो गई। बैठे बैठे पैसा ही खा गए सारा, जब पैसा ही नहीं था उनके पास तो करते क्या। और क्या होता है जब कोई नया नोट आता है ना बेटा, उसको छापने के लिए आपको टाइम चाहिए। आप अगर इसको यूट्यूब पे डालना और ये देखना कि 500 के नोट की, ठीक है, डिटेल्स समझो, आप दंग रह जाओगे। अच्छी खासी वीडियोस दी हुई हैं, आपको एक एक साइन का मतलब बताया जाएगा। मतलब नोट ऐसे नहीं बनेगा कि उस पर डिजाइनिंग चल रही है कुछ, अगर उस पर एक लाइन भी जा रही है ना, उस लाइन का लॉजिक है, पहचान है उसकी कि क्यों डाली गई है, उसका गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने क्या रूल निकाला हुआ है। तो हर एक नोट के ऊपर बहुत ज्यादा स्पेसिफिकेशन काम किया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या हुई, अब जब वो ब्लैक मनी खत्म हुई, दूसरा क्या हो गया सर, जो अपने देश के अंदर ही ऐसे लोग बैठे थे जिनको क्या था, पैसा चुरा के रखा हुआ था। देखो हुआ क्या था बेटा उस टाइम पे, ऐसे ऐसे केसेस आए। आप ये लगा लो डीमोनेटाइजेशन के 3 3 महीने बाद, 4 4 महीने बाद, राजस्थान के अंदर पूरे के पूरे नोटों के ट्रक भरे हुए नदियों में बहाए लोगों ने। ठीक है, वो सारे के सारे कौन लोग थे बेटा, सारे के सारे मर्चेंट्स हैं वहां पे, क्योंकि भाई राजस्थान के अंदर जो जगह है वहां पे मेनली जो काम होता है ना बेटा, पहाड़ों को काट के क्या है, जो आप घर में मार्बल्स यूज कर रहे हो, मकराना एक जगह है वहां पे, सबसे वर्ल्ड में फेमस कहलाते हैं, वहां का पत्थर ही बहुत, जैन मंदिर वगैरह जितने भी है ना, उसमें मकराना का ही पत्थर आता है प्योर वहां से, और व्हाइट वहीं मिलेगा, मिलेगा भी नहीं कहीं, या गुरुद्वारों में जो लगता है। अब उनके पास इतना पैसा था, लगा लो ट्रक भर के, सोच रहे हो, इमेजिन करो क्या पैसा, वो भी क्यों, ये भी नहीं दे रहे हैं किसी को, नदियों में बहा दिया भाई साहब उन्होंने। तो सोचो उसके बाद भी कितना पड़ा होगा। तो हम ये कह रहे थे कि गवर्नमेंट भी दंग रह गई थी उस टाइम पे कि हम कहां से कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर पैसा नहीं है। पैसे की शॉर्टेज तो गवर्नमेंट को भी नहीं दिखी उस टाइम पे। दूसरा क्या हो गया बेटा, अब आप मजबूर हो गए थे अपने पैसे को बाहर लाने के लिए, या तो आप नदी में बहाओगे या यूज करोगे तो गवर्नमेंट को बताओगे मेरे पास इतना है, और गवर्नमेंट को बताओगे तो यही वाला पॉइंट आ जाएगा क्या सर, जो टैक्स इवेजन, यानी जो टैक्स की चोरी कर रहे थे अब वो टैक्स की चोरी नहीं कर पाओगे। तो इंसान ना चारों तरफ से फंस गया था। ये होता क्या है, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको नहीं सीखनी चाहिए किससे, हमें सबको सीखनी चाहिए मोदी जी से। एक प्रैक्टिकल चीज समझिए उनकी कभी। आज की डेट में ट्रंप उनके खिलाफ बोल रहा है, बहुत सारे दुनिया के अंदर लोगों ने बहुत कुछ बोला, अपोजिशन राहुल गांधी तो बोलता ही रहता है कुछ ना कुछ। कभी आपने देखा उस बंदे ने टीवी पे आके रिप्लाई करा हो किसी की बात का, कभी नहीं करता भाई, शांत लगे रहो, आता है सीधा डिसीजन, और डिसीजन ऐसा सब शांत। मतलब क्या समझ आता है, सुनते रहो सबकी, किसी को आर्ग्यूमेंट करने से या बहस करने से हमारा कोई सोल्यूशन नहीं है। काम ऐसा करके दिखा दो कि सामने वाला अपने आप शांत हो जाए। शुरू से मैं जो नोटिस कर रहा हूँ ना, हमारे पहले प्रधानमंत्री क्या होते थे जो पुराने रहे हैं, वो बहुत जल्दी ना एग्रेसिव हो जाते थे। कोई कुछ उनके खिलाफ बोलता था, मान लो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बोला, यूएस के बोला, अगले दिन ही न्यूज चैनल पे आके बड़ 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 बोल के चले गए, उसने हमसे ऐसा कैसे कह दिया, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये कहता करते रहो, लगे रहो तुम। वो एक डिसीजन लेके आएंगे, सोचेंगे, और छोड़ता किसी को नहीं है मेरा भाई। ये भी नहीं है बख्श देता है किसी को, बख्शेगा भी किसी को नहीं, लेकिन प्लानिंग के साथ आता है। ये नहीं कि बस आओ और एग्रेसिव होकर हमें डिसीजंस नहीं लेने हैं। तो अगर सीखने वाली चीजें बहुत है भाई उससे, ठीक है। और आने वाले टाइम में देखना अभी आपको, और वैसे तो टाइम पीरियड ही राउंड का और 2 3 साल ही रह गए, देखो उसके बाद क्या होता है हमारा, ठीक है। देखिए अब देखो यहाँ पे लिखा है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द डीमोनेटाइजेशन November 8, 2016
with profound implication for the Indian economy. The government decided that the two largest denomination notes 500 and 1000 were demonetized with immediate effect, ceasing to be legal tender except for a few specified purposes such as paying utility bill. याद आया? सिर्फ उससे आप क्या भर सकते थे उस टाइम पे? यूटिलिटी बिल, यानी बिजली का बिल भरना, हाउस टैक्स भरना है, तो गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रही थी उसको, ठीक है। दिस लेड टू द 86% of the money in circulation bills. The people of India had to deposit the invalid currency in the banks, which came along with the restriction placed on a cash withdrawals. आपको ये फैसिलिटी भी दी गई थी कि आप अपना पैसा बैंक में जमा कराओ, उसकी जगह नई करेंसी ले लो। कितनी दी गई थी बेटा? 4000। यही तो था कि भाई आप इतने नोट दोगे, उसके बदले में आपको इतने नोट मिल सकते हैं, ज्यादा तो नहीं था। अब देखो वहां पे भी एक पॉलिसी चली, अगर आपने ध्यान दिया हो, उस टाइम पे बेटा इंडिया में एक इंट्रोड्यूस हुई कंपनी जिसका नाम था जियो, ठीक है ना। जियो आया। अब देखना पॉलिसी क्या होती है गवर्नमेंट की। ये बड़े बड़े लोग ऐसे बड़े नहीं बनते। आप ये समझो, हमें नहीं पता डिमोनेटाइजेशन होने वाला है, हमें पूरी दुनिया को किसी को नहीं पता डिमोनेटाइजेशन होने वाला है। पेटीएम वाले को कैसे पता था डिमोनेटाइजेशन होने वाला है? आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, जब डिमोनेटाइजेशन होना था, या तो लक मान लो उसका, ठीक है, वरना तो सीधा सा भैया लीक थी ये बात पहले से पहले। 1-1.5 महीने पहले ना पेटीएम हर जगह पे आके अपने स्टिकर्स लगा चुका था। डिमोनेटाइजेशन की डेट देख लेना और पेटीएम कब आया था उसकी डेट देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। सिर्फ 1-1.5 महीने पहले पेटीएम ने काम चालू करा था, क्योंकि उसे पता था डिमोनेटाइजेशन हुआ नहीं, उसके बाद सबसे ज्यादा क्या चलेगा हमारा? ऑनलाइन ट्रेड चलेगा। और उसका आते ही क्या हो गया? पेटीएम देखो क्या बना, पेटीएम बैंक बना, पेटीएम उसके बाद क्या बन गया? पूरा का पूरा लोन सिस्टम, पेटीएम मॉल, सब कुछ ही क्रिएट कर गया वो अपना हिस्ट्री में। पेटीएम के शेयर लॉन्च हो रहे हैं मार्केट के अंदर। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट बेटा बहुत जरूरी है हर जगह पे। और दूसरा आते हैं जियो वाले के ऊपर। हमारी गवर्नमेंट ने रूल निकाला था क्या? एक तो आप नोट लेके आओ, चेंज करा लो, एक था आधार कार्ड लगता था वहां पे। इस बंदे का आधार कार्ड लगेगा, हर आधार कार्ड पे इतने नोट मिलेंगे। अब पॉलिसी देखो, जियो वाले ने क्या कहा? मैं जियो की सिम दूंगा, फ्री में दूंगा, बस आधार कार्ड की कॉपी चाहिए। सबने लगा दी। 7-8 करोड़ सिम बिकी थी बेटा उस टाइम पे, सबने आधार कार्ड दे दिए उसे अपने अपने। वो सारी कॉपियां वहां चली गई, वो सारा पैसा उसका वाइट हो गया। समझ रहे हो स्ट्रक्चर कहां घूम रहा है वो पूरा का पूरा? बेवकूफ नहीं है भाई, ये ऐसे ही टाटा अंबानी बिरला नहीं बनते। जो हम सोच भी नहीं सकते ना, वो इमेजिनेशन से पार काम कर जाते हैं हमारी। तो ये चीजें हैं जो गवर्नमेंट क्या करती है बेटा। अब देखो इतने सारे आधार कार्ड इकट्ठे करके, एक एक आधार कार्ड पे वाइट तो हो ही रहा था ना पैसा आपका, वो लग गए, उसे मना भी कौन करेगा? अब आज की डेट में देखो अमित शाह जी हैं, देखो इसे कहते हैं समझदार व्यक्ति, ठीक है। क्यों समझदार कहते हैं? उसने क्या करा कि उसके लड़के को कोई कुछ कहे, या कुछ कहे कि भैया ये 2 नंबर का काम कर रहा है, बीसीसीआई का सीधा प्रेसिडेंट ही बना दिया भाई को। अब बीसीसीआई क्या है सर? वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड, उसका भाई मेरा प्रेसिडेंट है। अब प्रेसिडेंट है भाई, जो इंडिया के अंदर जो मैच खिलवा रहे हैं ना लोग, मैच खिलवाना मतलब जो 2 नंबर के भी काम कर रहे हैं, उनका पर डे का टर्नओवर 200-250 करोड़ का है। 200-250 करोड़ की ट्रांजेक्शन करते हैं डेली की भाई मेरे ये बुकी जो होते हैं भाई। वो तो सीधा ही बीसीसीआई क्या बना दिया, चेयरमैन उठा के बना दिया। हजारों करोड़ की ट्रांजेक्शन को देखने वाला कौन है? उसका लड़का है। अब बोलेगा कौन? कोई भी नहीं बोल सकता। तो कहने का मतलब है बेटा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज ना बहुत प्लानिंग के साथ होती है, इतना इजी नहीं होता हमारा, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ क्या लिखा है, द एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन वाज टू कंट्रोल करप्शन, काउंटरफिटिंग द यूज ऑफ हाई डिनोमिनेशन नोट्स फॉर इलीगल एक्टिविटीज एंड स्पेशली द इंक्रीज ब्लैक मनी जनरेटेड बाय द इनकम दैट हैज नॉट बीन पेड टू द टैक्स अथॉरिटीज। ये इसलिए किया गया था बेटा, देखो जितनी जितनी बड़ी डिनोमिनेशन होंगी, मैंने आपको पहले भी बताई थी, इंडिया के अंदर एक बार सबसे बड़ी जो डिनोमिनेशन का नोट आया था वो आया था 10,000 रुपए का, ठीक है। कुछ ही टाइम चला, गवर्नमेंट ने तुरंत बंद कर दिया। उसका एक प्रैक्टिकल रीजन था, मैंने आपको शायद बताया हो। मैंने आपको बताया था आज 500 के नोट है आपके पास, एक गड्डी में कितने आएंगे? 100 का मतलब कितना हो गया? 50,000। 1 लाख के लिए आपको कितनी गड्डी चाहिए? 2 लाख के लिए कितनी चाहिए? 4। जब 2,000 का नोट आया था 2 लाख के लिए कितनी गड्डी चाहिए थी? एक। चलता फिरता बंदा 5-10 लाख तो जेब में लेके घूम रहा था सिर्फ 2,000 के नोट की वजह से। अब सोचो जब 10,000 का नोट आया होगा, एक गड्डी में कितने हो गए भाई? 1 लाख रुपया एक गड्डी में ही। नहीं बेटा कैसे, 2,000 की गड्डी में 1-2 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए। अब बंदा चलते चलते 1 करोड़ रुपया लेके जेब में डाल के घूम के चलेगा। तो जितनी डिनोमिनेशन बड़ी होगी उतनी ब्लैक मनी भी क्या होगी बेटा, उतनी इजीली संभाली जाएगी, उतनी जल्दी सेव करी जाएगी। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, बड़े बड़े नोट्स को बंद करती है। आप देखो इंडिया के अंदर 2,000 का नोट चला कितना है? 5-7 साल। आया, निकाला, गायब हो गया। लेकिन इस बार दिमाग से गायब करा, ये नहीं कहा मैं बंद कर रहा हूं, या तुम दे दो, वापसी नहीं आने दूंगा, बस बैंक में क्या निकला ही नहीं वापसी। तो ये क्या है बेटा, गवर्नमेंट ना बहुत सोच समझ के, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ो तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये, अपने आप में दिखता है सामने क्या हो रहा है हमारी दिन दुनिया में, ठीक है। इसके बाद
द रीजन बिहाइंड टेकिंग द स्टेप ऑफ डिमोनेटाइजेशन, अब पढ़ते हैं क्यों। द टू कर्ब द सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी इन द इकोनॉमी, मैंने बताया ना बेटा, बहुत सारी कंट्रीज से इंडिया का जो पैसा था वो फेक करेंसी के रूप में छप के इंडिया के अंदर आता था। उसके बाद आता है टू टैकल करप्शन ड्यू टू द करेंसी अपहोल्ड्स, कुछ लोग क्या थे, उन्होंने पैसा बहुत ज्यादा अपने पास जोड़ के रख लिया था। टू मेक आइडल मनी प्रोडक्टिव एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग द करप्शन एंड क्राइम। आइडल मनी का मतलब क्या है बेटा, जो पैसा हमारा क्या पड़ा हुआ था, कहां पे, बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ, यानी लोगों ने इकट्ठा करके रखा, इकोनॉमी में घूम ही नहीं पा रहा, उसको बाहर निकालने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा करा। टू प्रमोट द कैशलेस सोसाइटी एंड ब्रिंग द ट्रांसपेरेंसी टू द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। कैशलेस ट्रांजेक्शन आज की डेट में बेटा लगभग आप सब, मैं तो कैश लेके बहुत कम चलता हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत कैश होता है, मेनली क्या है सर, पेटीएम हाथ में कन्वीनियंट रहता है। तो कैशलेस इकोनॉमी बनाने के लिए भी ये गवर्नमेंट ने करा था। टू फाइट इन्फ्लेशन, लगातार जो महंगाई बढ़ रही थी उसकी वजह से करा, और टैक्स के इवेजन यानी टैक्स की जो चोरी हो रही थी बेटा, उस चोरी से बचने के लिए क्या करा गया, ये सारा काम